हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर हब में। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी सुपर 30 मैराथन सीरीज़ का पार्ट नंबर 14। सो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो सीरीज़ को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर टच कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की जितनी भी नोटिफिकेशन होगी, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन में बिल्कुल टाइम पर मिल जाएंगी। और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हमको ये पता चल सके कि आपको ये वीडियो कैसे लग रही है, कुछ इंप्रूवमेंट इसमें करना है या नहीं। आप इसको कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स में, यानी जिनको, उन लोगों को जो ये इसकी इंग्लिश लिटरेचर की जो प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हैं आपके फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव्स में, उनको इस वीडियो से फ़ायदा हो सके, इसलिए इस वीडियो को आप शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सीरीज़ को। क्वेश्चन फर्स्ट, हैमलेट्स दिलेमा इन एक्ट 3 सीन 1, टू बी और नॉट टू बी मीन्स। जो हैमलेट नाम का जो प्ले है, जो विलियम शेक्सपियर के जो द्वारा जो लिखा गया है, उसमें हैमलेट के सामने एक दिलेमा कंडीशन आ जाती है। दिलेमा मीन्स होता है क्या करें क्या ना करें। कुछ जब ऐसी सिचुएशन हैमलेट के सामने आ जाती है एक्ट 3 सीन 1 के अंदर, तब वो हैमलेट क्या बोलता है, टू बी और नॉट टू बी। तो उसके इस लाइन का बोलने का मतलब क्या है, वो आपको बताना है ऑप्शन में से। ठीक है, उसने ऐसा, उसके बोलने का मतलब क्या था उसका। ऑप्शन आपके सामने है, टू लिव और टू डाई, टू मैरी ओफेलिया और नॉट टू मैरी हर, टू किल गर्ट्रूड और नॉट टू किल हर, टू किल क्लॉडियस और नॉट टू किल हिम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए, टू लिव और टू डाई। यानी कि उसके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है हेमलेट के सामने कि वो सोचता है कि आप जिंदा रहें या मर जाएं। इस तरह से सिचुएशन उसके सामने आती है, तब वो बोलता है लाइन टू बी और नॉट टू बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं यहाँ पे। शेक्सपियर ओन्ड ग्लोब थिएटर बट इट वाज बर्न ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ। जो विलियम शेक्सपियर होते हैं, वो एक थिएटर को वो खरीद लेते हैं, मीन्स जो उनके थिएटर का नाम क्या होता है, विलियम शेक्सपियर के ग्लोब थिएटर। लेकिन एक बार क्या होता है, उनके जो किसी एक्ट का, जो किसी प्ले का वहाँ पे परफॉर्मेंस चल रहा होता है, लेकिन उसके दौरान वहाँ पर आग लग जाती है, उस थिएटर के अंदर आग लग जाती है। ठीक है, और वो थिएटर जलकर राख हो जाता है वो। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि किस प्ले की परफॉर्मेंस के दौरान उस थिएटर पर आग लग जाती है। ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पे, हेनरी एट, हैमलेट, ओथेलो एंड मैकबेथ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फ्रेंड्स आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हेनरी एट के दौरान वहाँ पर आग लग जाती है। ठीक है, ग्लोब थिएटर पे। और जो आपका हेनरी एट है, वो एक तरह से एक अनफिनिश्ड प्ले है विलियम शेक्सपियर का, जो पूरा नहीं हो पाया था। ठीक है, इनकम्प्लीट प्ले है ये भी आपको बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3, द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजिडीज़। जो शेक्सपियर की जो मेजर ट्रेजिडीज़ हैं, उसका जो करेक्ट ऑर्डर वो है, वो क्या है, वो आपको बताना है। यानी कौन सा जो प्ले है वो पहले आया था, उसके फिर दूसरा कब आया, तीसरा और चौथा कब आया। ऑप्शन में से देकर आपको बताना है। ठीक है, जो यहाँ पे दिए हुए हैं ऑप्शन में, उसके हिसाब से आपको बताना है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहले आया था आपका हैमलेट, फिर ओथेलो, फिर किंग लियर, उसके बाद फिर लास्ट में आया था आपका मैकबेथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन। जो विलियम शेक्सपियर जो अर्ली प्ले थे, जो उन्होंने लिखे थे विलियम शेक्सपियर ने, वो कब से कब लिखे गए थे, मीन्स किस टाइम से लेकर किस टाइम तक वो लिखे गए थे, वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो उसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका, वो होगा उसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1589 से लेकर 1595 के बीच में जो थे शेक्सपियर ने, वो अर्ली प्लेस जो उनके लिखे गए थे। ठीक है, शुरुआती जो प्ले थे उनके। क्वेश्चन 5 देखते हैं यहाँ पे। तो प्ले ऑफ शेक्सपियर दैट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय टी एस एलियट एज एन आर्टिस्टिक सक्सेस। यानी टी एस एलियट ने विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले को एक आर्टिस्टिक सक्सेस बताया है। तो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं, हैमलेट, किंग लियर, मच एडो अबाउट नथिंग एंड मैकबेथ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैकबेथ। जो मैकबेथ है, वो उसको टी एस एलियट ने एक आर्टिस्टिक सक्सेस बताया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द प्ले ऑफ शेक्सपियर दैट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय टी एस एलियट एज एन आर्टिस्टिक फेलियर। यानी टी एस एलियट ने विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले को आर्टिस्टिक फेलियर बताया है। ऑप्शन में से आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, हैमलेट, किंग लियर, मच अडो अबाउट नथिंग एंड मैकबेथ। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, हैमलेट। यानी कि टी एस एलियट ने हैमलेट को एक आर्टिस्टिक फेलियर बताया है। यानी कि जो
टी.एस. एलियट के द्वारा एक ऐसे भी लिखा गया है, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो वो इसी के ऊपर जो विलियम शेक्सपियर जो प्ले है हैमलेट, इसी के ऊपर उन्होंने ऐसे लिखा था टी.एस. एलियट ने, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, जिसमें उन्होंने जो हैमलेट प्ले के अंदर जितनी भी उनको कमियाँ नज़र आई थी वो उन्होंने उसमें अपने ऐसे में उसको डिस्क्राइब किया था। ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7, द बेस्ट वर्क्स ऑफ शेक्सपियर वॉज रिटन। जो विलियम शेक्सपियर जो बेस्ट वर्क थे वो कब लिखे गए थे वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं A B C D। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, यानी कि आफ्टर 1603, यानी 1603 के बाद विलियम शेक्सपियर ने अपने बेस्ट वर्क्स को उन्होंने लिखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं यहाँ पे, मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ। जो मैकबेथ होता है मैकबेथ प्ले के अंदर, वो किसका भूत देखता है, वो किसकी आत्मा को वो देखता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं, डंकन, बैंकुओ, मैलकॉल्म एंड मैकडफ। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर B, बैंकुओ। ठीक है, जो मैकबेथ होता है वो बैंकुओ की आत्मा को वो देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9, द रेस्ट इज साइलेंस, दिस आर द लास्ट वर्ड ऑफ विच कैरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन शेक्सपियर। ठीक है, तो जो रेस्ट इज साइलेंस जो है वो लाइन बोली गई है किस कैरेक्टर द्वारा बोली गई है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए यहाँ पे, ऑप्शन आपके सामने हैमलेट, ओथेलो, लियर एंड मैकबेथ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, यानी कि हैमलेट। हैमलेट के द्वारा ये लाइन हैमलेट प्ले के अंदर बोली गई है। प्ले का नाम भी हैमलेट है और कैरेक्टर भी कौन है, हैमलेट है। उसके द्वारा ये लाइन बोली गई हैं। ठीक है, जो कि उसकी लास्ट वर्ड्स होते हैं उसकी अपनी मौत से पहले। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे, वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न एट। जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे उनका जन्म कहाँ हुआ था वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं, कॉकरमाउथ, वेनिस, मैसाचुसेट्स एंड पेरिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, कॉकरमाउथ, जो कि इंग्लैंड के अंदर एक जगह का नाम है यहाँ पे। ठीक है, कॉकरमाउथ, वहाँ उन्हें यहाँ इस जगह पर विलियम वर्ड्सवर्थ पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं यहाँ पे, रोमांटिक एज इज ऑल्सो नॉन एज। रोमांटिक एज को किस दूसरे नाम से जाना जाता है वो आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं यहाँ पे, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, एज ऑफ टेनिसन, एज ऑफ ड्राइडन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर A, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ को एज ऑफ रोमांटिक एज के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं यहाँ पे, फ्रॉम विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ आर दीज लाइन्स टेकन। तो ये लाइन जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोम से लिए गए हैं वो आप उस पोम का नाम आपको बताना है। पहले लाइन यहाँ पे लाइन जो दी गई है उसको एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पे, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट डैट लव्ड हर। तो ये लाइन आप कहाँ से ली गई आपको बताना है यहाँ पे। ऑप्शन ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे, प्रिल्यूड, टिंटन एबे, ऑड टू ड्यूटी एंड डैफोडिल्स। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर B, यानी कि टिंटन एबे। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, द लिरिकल बैलेड्स वर मोस्ट अप्रिशिएटेड इन अमेरिका देन इन इंग्लैंड। द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स वर पब्लिश्ड इन अमेरिका इन द ईयर। जो लिरिकल बैलेड्स जो लिखी गई थी वो जो कि जॉइंट इनका रिटर्न वर्क था किसका, विलियम वर्ड्सवर्थ और S.T. कॉलरिज का, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी अमेरिका में बजाय इंग्लैंड के। ठीक है, तो जो इसका फर्स्ट एडिशन था लिरिकल बैलेड्स का वो अमेरिका के अंदर किस ईयर में पब्लिश हुआ था वो आपको बताना है यहाँ पे। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं, 1798, 1802, 1805 एंड 1808। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर B, यानी कि 1802 के अंदर ये जो लिरिकल बैलेड्स है वो पहली बार अमेरिका में पब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं यहाँ पे, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ मॉरल यूनक। किसने विलियम वर्ड्सवर्थ को अ मॉरल यूनक के नाम से बुलाया था। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं, शैले, कॉलरिज, आर्नल्ड एंड ब्लेक। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर A, यानी कि P.B. शैले ने वर्ड्सवर्थ को ये मॉरल यूनक के नाम से बुलाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं यहाँ पे, विलियम वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक इन द ईयर। जो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो रिटर्न वर्क है आपका डिस्क्रिप्टिव स्केचेस और इवनिंग वॉक, ये कौन सी ईयर में लिखा गया था, कौन सी ईयर में ये पब्लिश हुआ था ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पे, जनवरी 1792, जनवरी 1793, जनवरी 1794 एंड जनवरी 1795। क्वेश्चन नंबर 15 का फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B, यानी कि जनवरी 1793 के अंदर ये
वर्क पब्लिश हुए थे, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ के। क्वेश्चन नंबर 16 का जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं यहाँ पे। वर्ड्सवर्थ रॉट अ सोनेट लंदन 1802 ऑन। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक सोनेट लिखी थी। सोनेट का मतलब होता है यानी 14 लाइन्स की जो पोएम होती है उसको बोला जाता है सोनेट। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम लिखी थी सोनेट, जो थी लंदन 1802 के नाम से। वो उन्होंने किसके ऊपर लिखी थी वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, मिल्टन, डॉक्टर जॉनसन, ड्रायडन एंड शेक्सपियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिल्टन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हु सेड दिस लाइन, ये लाइन किसने बोली है आपको बताना है इसमें से। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लूज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डी फॉर ईयर्स। ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे, टेनिसन, शेले, कॉलरिज एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। यानी इनमें से किसी ने ये लाइन नहीं बोली है, और जिसने ये लाइन बोली है वो है आपके जो पोएट हैं वो हैं आपके विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये लाइन बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक करियर वाज फ्रॉम। जो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो पोएटिक करियर था वो एक्चुअल में कब स्टार्ट हुआ था वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिए हुए ABCD, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1797 से 1798 के बीच में विलियम वर्ड्सवर्थ के पोएटिक करियर का रियल कमेंसमेंट हुआ था, यानी रियल स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं यहाँ पे। द सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज रिटन बाय। जो सोनेट लिखा गया है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं, वर्ड्सवर्थ, शेले, कॉलरिज एंड बायरन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये लाइन, ये सॉरी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये सोनेट, ये पोएम लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं यहाँ पे। हु सेड दिस लाइन, ये लाइन किसने बोली है। मिल्टन, टू शुडस बी लिविंग एट दिस आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन था फ्रेंड्स, ये इसको जरूर याद कर लीजिएगा आप। तो ये लाइन ऑप्शन आपके सामने है, ईट्स, वर्ड्सवर्थ, कीट्स एंड ब्राउनिंग। तो ये लाइन बोली गई है आपकी। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा आपका विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा बोली गई। किसको बोली गई है, मिल्टन के लिए लाइन बोली गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स, तो जरूर याद कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 21। एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर आर द वर्ड्स ऑफ। यानी हर एक जो महान कवि होता है वो एक टीचर भी होता है, ऐसा किसने कहा है। ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पे, वर्ड्सवर्थ, बायरन, ब्राउनिंग, ईट्स। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये लाइन बोली है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं यहाँ पे। शैलेस एडोनिस इज अ, जो शैले की जो पोएम है एडोनिस के नाम से, वो क्या है। वो एक एपिक पोएम है, या वो पेस्टोरल एलिजी है, या वो पोएम ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, या फिर वो पोएम वो फ्री वर्स में लिखी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अ पेस्टोरल एलिजी, ठीक है। वो एक एलिजी है। एलिजी का मतलब क्या होता है, जो किसी की मौत के ऊपर अगर कोई गीत लिखा जाता है, कोई पोएम लिखी जाती है, उसको बोला जाता है एलिजी, ठीक है। तो शैले ने ये एडोनिस नाम की जो पोएम लिखी है वो उन्होंने जॉन कीट्स की मौत के ऊपर वो पोएम लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पेस्टोरल एलिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23। शैले रॉट अ पैम्फलेट एंड एट ऑक्सफोर्ड द नेसेसिटी ऑफ एथियज्म। पीबी शैले ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक पैम्फलेट लिखा था उन्होंने, जो पैम्फलेट का नाम यहाँ पे दिया हुआ क्या है, द नेसेसिटी ऑफ एथियज्म। ये लाइन लिखने से पहले वो किससे इंस्पायर हुए थे, वो बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने है, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, बायरन एंड ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ह्यूम से इंस्पायर्ड होकर कीट्स ने ये पैम्फलेट लिखा था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं यहाँ पे। शैले डेडिकेटेड हिज प्ले द सेंसी टू। जो शैले का फेमस प्ले है द सेंसी, वो उन्होंने किसके लिए लिखा है, उन्होंने वो प्ले उन्होंने किसको डेडिकेट किया है, तो वो बताना आपको। ऑप्शन आपके सामने है, कीट्स, बायरन, वर्ड्सवर्थ एंड लीग हंट। तो क्वेश्चन नंबर 24 का फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लीग हंट के द्वारा, लीग हंट के लिए शैले ने ये प्ले डेडिकेट किया है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं यहाँ पे।
हु रॉट दिस फेमस लाइन, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज डैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। ये फेमस लाइन किसने बोली है या किसने लिखी है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं, वर्ड्सवर्थ, ब्लेक, बायरन एंड शैले। तो ये जो फेमस लाइन बोली गई हैं वो आपकी बोली गई हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पीबी शैले के द्वारा ये फेमस लाइन लिखी गई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, फ्रॉम विच पोम्स ऑफ शैले आर दीज लाइन्स एक्सट्रैक्टेड। यानी आपको ये बताना है इस लाइन को पढ़कर कि ये जो लाइन है वो पीबी शैले की कौन से पोम से लाइन ली गई है। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं, मॉन्ट ब्लैंक, टू स्काई लार्क, और टू द वेस्ट विंड एंड ओजिमेंडियस। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी, और टू दी वेस्ट विंड से लाइन ली गई है। लाइन क्या है यहाँ पे, ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। बहुत ही फेमस लाइन है फ्रेंड्स ये, इसको जरूर याद कर लीजिएगा आप, ये आने वाले एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, चार्ल्स लैम्स वेरी क्लोज फ्रेंड वाज। जो चार्ल्स लैम्स के जो बहुत क्लोज फ्रेंड थे वो कौन थे। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं, कीट्स, ब्राउनिंग, कॉलरिज एंड शैले। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉलरिज। एस टी कॉलरिज जो थे वो चार्ल्स लैम्प के बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थे वो, ठीक है। तो सी से चार्ल्स लैम्प हो जाएगा, सी से कॉलरिज हो जाएगा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि आपस में दोनों की क्लोज फ्रेंडशिप थी, ठीक है। सी से चार्ल्स लैम्प, सी से कॉलरिज, ये है आपका याद करने का तरीका। इन विच फॉर्म ऑफ प्लेस, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द एपिलॉग अपीयर्स। इनमें से कौन से प्ले के अंदर एपिलॉग हमें यहाँ पे मिलता है वो आपको बताना है। प्ले का नाम यहाँ पे दिया हुआ है आपको, एज यू लाइक इट, हैमलेट, मैकबेथ एंड रिचर्ड थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 28 का फ्रेंड्स आप करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एज यू लाइक इट। विलियम शेक्सपियर जो प्ले है एज यू लाइक इट, उसके अंदर आपको ये एपिलॉग आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं यहाँ पे, द प्ले विच इज़ नॉट मीड फॉर एक्टिंग। इनमें से ऐसा मतलब कौन सा जो प्ले होता है वो जिसमें एक्टिंग नहीं की जाती है, उस प्ले को क्या बोला जाता है जिसके अंदर एक्टिंग नहीं होती है। क्योंकि जो प्ले होते हैं उनके अंदर एक्टिंग तो होती है, लेकिन एक ऐसा प्ले भी होता है जिसमें एक्टिंग नहीं होती है, उसका नाम आपको बताना है इस ऑप्शन में से। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं, एक क्लोसेट प्ले, अ ट्रेजिक कॉमेडी, अ मास्क, ए क्रॉनिकल प्ले। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, क्लोसेट प्ले, ठीक है। इसके अंदर एक्टिंग नहीं होती है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 30, द सेंट्रल थीम ऑफ डॉक्टर जॉनसन्स सैटिरिकल पोएम लंडन इज़ द सेम एज दैट ऑफ। जो डॉक्टर जॉनसन की जो फेमस सैटिरिकल पोएम है लंदन के नाम से, उसका थीम भी सेम वैसा ही है जैसे इनमें से किसी चारों में से किसी एक का थीम है, ठीक है। तो मैं पहले आपको ये बता देता हूँ, जो डॉक्टर जॉनसन की जो सैटिरिकल पोएम है लंदन, इसका थीम क्या रहा है आपका। इसका थीम रहा है आपका रस्टिक लाइफ के ऊपर, जो आपका ये होता है क्या बोलते हैं, करप्शन के ऊपर, ठीक है। करप्शन हो गया आपका, रस्टिक लाइफ हो गई आपकी, हिपोक्रेसी होगी आपकी, ये इसका मेन थीम रहा है डॉक्टर जॉनसन की इस पोएम का, ठीक है। तो सेम जो थीम रहा है वो रहा है किसका, ऑप्शन नंबर जो है डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। इसका भी सेम थीम वही है जो डॉक्टर जॉनसन की सैटिरिकल पोएम लंदन का है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। सो फ्रेंड्स, ये था आपके टॉप 30 क्वेश्चंस आज के। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और जो अगर आपको डिटेल स्टडी करनी है तो आप जो मैं पुरानी वीडियोज़ जो मैंने इसमें डाली हुई हैं अप टू पार्ट 13 तक, उसको आप देख सकते हैं। उसमें से भी आपकी बहुत ज़्यादा बेटर प्रिपरेशन आपकी हो सकती है। अगर आप इस चैनल के अंदर जितने भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उसको आप अगर देखते हैं तो इसके अलावा आपको किसी भी और क्वेश्चंस को पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। क्योंकि ये सीरीज़ आपकी काफ़ी लंबी चलने वाली है, ठीक है। और इसको पढ़कर आप तैयारी अगर करते हैं तो इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि आपको सक्सेस 101% आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए मेरे चैनल के साथ आप बने रहिएगा, ठीक है। लेकिन फुल डेडिकेशन के साथ आपको उसको पढ़ना होगा, ठीक है। तभी वो एग्ज़ाम में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक आपका। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 15 में, पार्ट 15 में। तो टिल देन टेक केयर।